नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहली खबर की बात करें तो अब जो सबसे बड़ी डिफेंस एविएशन अपडेट चल रही है वो है इंडिया का 114 राफेल जेट्स का मेगा डील, जो लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का होने जा रहा है। गवर्नमेंट इस प्रपोजल को इसी हफ्ते डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप लेवल मीटिंग में उठाने वाली है और अगर इस पे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो ये इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। प्लान ये है कि शुरुआत में 12 से 18 राफेल जेट्स डायरेक्ट फ्लाई अवे कंडीशन में फ्रांस से लिए जाएंगे ताकि इंडियन एयरफोर्स को तुरंत स्ट्रेंथ मिले। बाकी के 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंडर। इनिशियली इन राफेल का इंडिजिनस कंटेंट अराउंड 30% होगा, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ ये 60% से ऊपर तक ले जाने का रोड मैप भी डिस्कस हो रहा है। इंडिया इस डील के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पुश कर रहा है, वो है इंडिजिनस वेपन्स और इंडियन सिस्टम का राफेल पर इंटीग्रेशन। मतलब फ्यूचर में अस्त्र, इंडियन स्मार्ट बॉम्ब्स या और लोकल सिस्टम राफेल पर लग सकें, बट यहाँ सोर्स कोड और कोर मिशन सिस्टम फ्रांस के पास ही रहेंगे, लेकिन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही हैदराबाद में M88 इंजन का MRO फैसिलिटी भी प्लान हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनमेंट के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जब ये डील कंप्लीट होगी तो इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल राफेल की संख्या 176 हो जाएगी। 36 ऑलरेडी सर्विस में है, 26 नेवी के लिए राफेल M और 114 नए राफेल। इसका मतलब ये है कि राफेल अगले 20 से 25 साल तक इंडियन एयरफोर्स का डोमिनेंट मीडियम फाइटर बन जाएगा। और ऑनेस्टली ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स का राफेल पर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ने रियल कॉम्बैट में अपनी वैल्यू प्रूव की थी। बट यहाँ एक और ट्विस्ट है कि तेजस MK2 का क्या होगा। ओरिजिनली तेजस MK2 का सोचा गया था एज द ट्रू मीडियम वेट इंडिजिनस फाइटर, जो मिरा 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। इनिशियल प्लानिंग में इसका प्रोडक्शन 180 से 200 एयरक्राफ्ट तक जाना था, लेकिन अब जब राफेल का फ्लीट ऑलमोस्ट 150 के आसपास पहुंच रहा है तो तेजस MK2 का स्पेस ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स के लाइट फाइटर स्लॉट पहले से ही लॉक हो चुके हैं। 83 तेजस MK1A कन्फर्म और अराउंड 97 और आने वाले हैं। तो लाइट कैटेगरी भर चुकी है और मीडियम कैटेगरी में राफेल डोमिनेट कर रहा है। और 2035 के बाद AMCA इंडक्शन स्टार्ट करेगा, जो नेचुरली फ्यूचर फंडिंग और प्रायोरिटी अपनी तरफ खींच लेगा। इस सिनारियो में तेजस MK2 बीच में ही फंस रहा है, राफेल और AMCA के बीच में। अब रियलिस्टिक असेसमेंट ये है कि तेजस MK2 का ऑर्डर 120 एयरक्राफ्ट के आसपास ही कैप हो सकता है, चाहे कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो या ना हो, क्योंकि राफेल ओरिजिनली एक स्टॉप गैप इमरजेंसी सॉल्यूशन था स्क्वाड्रन नंबर बचाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो स्टॉप गैप से निकलकर कोर बैकबोन फाइटर बन गया। और इस प्रोसेस में जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म इंडिया के फाइटर डिजाइन इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता था, वो सेकेंडरी रोल में ढकेल दिया जा रहा है। यहाँ तेजस MK2 एयरक्राफ्ट एक ब्रिज प्रोग्राम था, तेजस MK1A से AMCA तक का ब्रिज, वो भी इंडिजिनस इंजन एवियोनिक्स सिस्टम इंटीग्रेशन को मैच्योर करने का ब्रिज। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि राफेल डील ऑपरेशनली तो स्ट्रांग है और शॉर्ट टर्म में इंडियन एयरफोर्स के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन भी है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तेजस MK2 पर हैवी पड़ सकता है। और ये सवाल जरूर उठता है कि क्या हम एक बार फिर इंडिजिनस फाइटर डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या? और ये डिबेट आने वाले महीनों में और तेज होने वाली है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आर्मी डे से पहले जो बात कही है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने खुद ओपनली बोला है कि इंडिया अब सीरियसली एक रॉकेट कम मिसाइल फोर्स बनाने के ऑप्शन पर काम कर रहा है। रीजन सिंपल है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास ऑलरेडी डेडिकेटेड रॉकेट फोर्सेस हैं और करंट सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़रूरी बन चुका है। आर्मी चीफ ने कहा है कि आज के टाइम में रॉकेट्स और मिसाइल अलग अलग चीज़ नहीं रही। अगर बैटलफील्ड पर रियल इम्पैक्ट चाहिए, डीप स्ट्राइक चाहिए, डिटरेंस भी चाहिए, तो रॉकेट्स और मिसाइल दोनों को
एक साथ यूज करना पड़ेगा। इसीलिए इंडियन आर्मी अपनी थिंकिंग को अपग्रेड कर रही है। अभी तक तो आर्मी के रॉकेट और मिसाइल्स को मेनली आर्टिलरी रेजिमेंट्स और आर्मी एयर डिफेंस हैंडल करते हैं, लेकिन फ्यूचर में प्लान ये है कि इन सबको एक डेडिकेटेड रॉकेट मिसाइल फोर्स के अंडर लाया जाए, जैसा पाकिस्तान ने अपनी रॉकेट फोर्स बनाई है और चाइना ने PLA रॉकेट फोर्स खड़ी की है, जो उनकी मिलिट्री का सबसे पावरफुल विंग माना जाता है। आर्मी चीफ ने यह भी क्लियरली बोला कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये नई फोर्स आर्मी के अंडर रहेगी या डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कंट्रोल में होगी। इनिशियली ये फोर्स आर्मी के आर्टिलरी सेटअप के अंडर ही रहेगी, लेकिन फ्यूचर में इसका साइज, कमांड स्ट्रक्चर और रोल काफ़ी अलग और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग की है। ब्रह्मोस, प्रलय, पिनाका जैसे सिस्टम इस डायरेक्शन में मेजर एग्जाम्पल हैं। आर्मी का मानना है कि फ्यूचर बैटल्स में सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड रहना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी डिसिसिव फैक्टर बनेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, जहां जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान के DGMO के साथ ड्रोन्स के इश्यूज पर बात होने की भी कंफर्मेशन दी। पिछले कुछ दिनों में जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन्स के देखे जाने को लेकर इंडिया ने ऑफिशियली ऑब्जेक्शन रेज किया है, जो क्लियरली दिखाता है कि ड्रोन थ्रेट को आर्मी कितनी सीरियसनेस से ले रही है। साथ ही साथ आर्मी के अंदर मेजर रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि फोर्स को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है ताकि मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए आर्मी और ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। अगली खबर की बात करें तो अभी तक IAC-2 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल नहीं मिली है, लेकिन इसी बीच नेवी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्लियर मैसेज दिया है कि फ्यूचर को देखते हुए उन्हें सिर्फ एक और कैरियर नहीं बल्कि टोटल 3 एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए हो सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में नेवी का टारगेट सिर्फ गैप फिल करना नहीं है, बल्कि फुल टाइम कैरियर प्रेजेंस बनाना है। अभी सिचुएशन ये है कि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। पेपर पर देखो तो लगता है 2 काफ़ी हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टाइम टाइम पर लॉन्ग मेंटेनेंस और रीफिट में जाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी एक कैरियर अवेलेबल होता है, कभी कभी तो दोनों नहीं होते। कंटिन्यूस डिटरेंस और क्राइसिस रिस्पांस के लिए ये एक रिस्की सिचुएशन होती है। इसीलिए नेवी के प्लानर्स ये मान के चल रहे हैं कि INS विक्रमादित्य 2035 के बाद ग्रेजुअली फेस आउट हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट के बाद उसको इकोनॉमिकली मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर रिप्लेसमेंट पहले से प्लान नहीं हुआ तो सीधा कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हो सकता है। इस गैप को अवॉइड करने के लिए नेवी एक बड़े और ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-3 का आइडिया पुश कर रही है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 65,000 टन से भी ज़्यादा हो सकता है। ये कैरियर करंट के विक्रांत क्लास से काफ़ी बड़ा और कैपेबल होगा। यहाँ नेवी का लॉजिक सिंपल है कि अगर हमारे पास कम से कम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तब जाकर प्रैक्टिकली 3 कैरियर हमेशा अवेलेबल रह पाएंगे, जबकि एक मेंटेनेंस में ही होगा। ये सेटअप वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और फॉरवर्ड एरियाज तीनों को कवर करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्राइसिस के टाइम नेवी के पास 90 से 20 कैरियर बोर्न एयरक्राफ्ट एक साथ ऑपरेशनल हो सकते हैं, बिना क्रू और शिप को ओवर स्ट्रेच किए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नेवल एविएशन पर भी पड़ता है। नेवी का एस्टिमेट है कि अगर 4 कैरियर ऑपरेट करते हैं तो उन्हें 160 से 170 एयरक्राफ्ट कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे। इसमें फ्रंटलाइन स्क्वाड्रन, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, रिजर्व और मेंटेनेंस रोटेशन सब इंक्लूडेड होते हैं। तो सिंपली IAC-2 का अप्रूवल पेंडिंग है, लेकिन नेवी ऑलरेडी उससे काफ़ी आगे का सोच रही है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है जो अगले 20 से 30 साल की मैरीटाइम रियलिटी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।